हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का आईक्यू लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। The main objective of Hub of Knowledge Mac Training Center providing training, placement and development of career। क्लोज नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्लोज नंबर 4 कौन सा है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट। ओके, तो हम अभी तक 3 क्लोज फिनिश हो चुके हैं हमारे। फर्स्ट था स्कोप, सेकंड नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, तीसरा क्लोज इज टर्म्स एंड डेफिनेशन। तो फोर्थ क्लॉज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट के बारे में बताएगा फुल डिटेल। तो यहाँ 4.1 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम 4.11, ये 4.11 इज नोन एज सब क्लॉज। मेन क्लॉज इज फोर्थ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो 411 सब क्लॉज इज जनरल। सो व्हाट इज द जनरल रिक्वायरमेंट? The organization must always plan, set up, record, put into action and keep up a quality management system in line with this specification demand for the product within the organization's defined scope. Additionally, the organization need to assess and enhance the effectiveness of this quality management system. तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? जनरल में इसने बताया है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है एज पर द API Q1। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम? द सेट ऑफ प्रोसीजर्स, फॉर्मेट्स and any kind of SOP, WI. Okay, so whatever you are doing in your organization, all activities should be linked with documented. Okay, so this documentation is the set of procedures, formats, SOP, WI, etc. Okay, so each and every activity should be aligned and must be monitored, must be executed as per this QMS documentation. Next sub clause 4.1.2 quality policy. The organization commitment to quality must be clearly outlined, documented, reviewed and endorsed by top management. The quality policy should align with organization's goal and guide its strategic path. Serve as a foundation for setting quality objective. Be effectively communicated, understood, put into practice and upheld within the organization. Fourth point is be accessible to relevant stakeholders as determined by the organization and include a place to meet requirement and consistently enhance the efficiency of द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्वालिटी पॉलिसी को हिंदी में बोलते हैं गुणवत्ता नीति। ओके, क्वालिटी पॉलिसी मीन्स यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट करता है। किसको कमिटमेंट करता है? कस्टमर को, कि वी आर कमिटेड टू सेटिस्फाई द कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग ऑन टाइम डिलीवरी एंड जीरो डिफेक्टिव पार्ट थ्रू कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर टेक्नोलॉजी। ओके, तो क्वालिटी पॉलिसी में ऑर्गेनाइजेशन का एक कमिटमेंट होता है। उस कमिटमेंट के साथ में क्वालिटी ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं। डिलीवरी ऑन टाइम, कस्टमर कंप्लेंट शुड बी विल बी जीरो या कस्टमर कंप्लेंट जीरो। ओके,
तो क्वालिटी पॉलिसी जब लिखी जाती है तो ये कुछ पॉइंट यहाँ बताए हुए हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के गोल उसके गोल के साथ में अलाइन होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है बेसिकली क्या होता है, सेटिस्फाई द कस्टमर, ओके। और ये आपका हार्ड कॉपी पे डिस्प्ले होनी चाहिए शॉप फ्लोर में, बोला हुआ ना इधर, बी इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड, पॉइंट नंबर 3, अंडरस्टूड, पुट इनटू प्रैक्टिस। हार्ड कॉपी में इंग्लिश में भी और हिंदी में भी शॉप फ्लोर में पूरी कंपनी के अंदर ये डिस्प्ले होनी चाहिए। और सभी लोगों को कम्युनिकेटेड करो, ट्रेनिंग दो इसके बारे में कि हमारी गुणवत्ता नीति क्या है, हमारी क्वालिटी पॉलिसी क्या है, और सब लोगों को समझ आनी चाहिए। और ये क्वालिटी पॉलिसी किससे अप्रूव करवानी है, आपके मैनेजिंग डायरेक्टर से। तो वो बता रहा है कि आपका किसी सीनियर पर्सन से अप्रूव भी होनी चाहिए इसको। पॉइंट नंबर 4, एक्सेसिबल टू रिलीवेंट स्टेक होल्डर्स। तो क्वालिटी पॉलिसीज़ आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, जैसे आपने किसी से कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर ले रखा है, किसी के साथ में शेयर होल्डर शेयरिंग कर रखी है, जो शेयर होल्डर्स वगैरह हैं उनके साथ अपनी क्वालिटी पॉलिसीज़ को शेयर करो, ओके। इंक्लूड ए प्लेस टू मीट रिक्वायरमेंट कंसिस्टेंटली। तो आपका जो आपको क्या करना है कि ऐसा मैकेनिज़्म भी बनाना है कि इसकी रिक्वायरमेंट को आप कंसिस्टेंटली मीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। तो हम क्वालिटी पॉलिसी में जो भी ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं उन्हें हम मॉनिटरिंग भी करते हैं, ठीक है, और रिव्यू भी करते हैं। ये कौन मॉनिटरिंग करता है इसको, जो डिपार्टमेंटल के जो क्वालिटी वाले जो क्वालिटी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। और इसको किसको रिपोर्टिंग की जाती है, टॉप मैनेजमेंट को। टॉप मैनेजमेंट जब रिव्यू करता है तो अपने जो डिपार्टमेंट वाइज ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं उन ऑब्जेक्टिव का अलाइनमेंट क्वालिटी पॉलिसी के साथ में होता है। तो वो टॉप मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव का ही रिव्यू करता है। तो क्वालिटी पॉलिसी पे टॉप मैनेजमेंट यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के सिग्नेचर होना मैंडेटरी है। क्वालिटी पॉलिसी का समझ आ गया रजनीश? रजनीश आवाज आ रही है? हाँ ठीक आ रही सर, आ रही है। 413 क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव के बारे में बता रहा है ये। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव इंक्लूडिंग दोज नेसेसरी टू फुलफिल प्रोडक्ट एंड कस्टमर नीड मस्ट बी set at appropriate functions and level within the organization by management with approval from top management. These objectives should be measurable, communicated and aligned with the quality policy. तो क्वालिटी पॉलिसी में जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो आपके जो गोल है, गोल शुड भी स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल एंड रिलीवेंट, टाइम बाउंड। एक मैं आपको स्मार्ट गोल के ऊपर एक वीडियो दूंगा एडिशनली, वहाँ से आपको और अच्छी तरीके से पता लगेगा कि स्मार्ट गोल क्या होता है। तो जो भी हम गोल सेट करते हैं वो गोल आपका मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने बताया क्वालिटी पॉलिसी में क्या लिखा कि 0 कस्टमर कंप्लेंट। अगर आपका 0 है इट मीन्स मेजरेबल आप इसको मेजर कर सकते हो। 0 के बिहाफ पे आप कितनी कस्टमर कंप्लेंट आपकी आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो इट मीन्स आपने अपना गोल अचीव कर लिया। ऐसे ही अगर आपको कोई पूछे आपका रिजेक्शन का पीपीएम कितना है, परसेंटेज कितना है, ओके, तो रिजेक्शन पीपीएम सपोज करो आपका 100 पीपीएम है, तो ये भी गोल आपका क्वालिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये भी मेजरेबल है, आप इसको मेजर कर सकते हो कि हमारे जो टारगेट बनाया है रिजेक्शन पीपीएम का वो बेसिकली 100 पीपीएम से नीचे हमारा परफॉर्मेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा। और 100 से ज़्यादा है तो आपका इसका मतलब है रिजेक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आपको प्रोसेस में कंट्रोल नहीं है, एनालिसिस करना पड़ेगा। तो जो भी ऑब्जेक्टिव यानी जो गोल हम क्वालिटी पॉलिसी में लिखेंगे वो मेजरेबल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप उसको मेजर कर सको कि हमारा टारगेट ये है और इसका स्टेटस अभी प्रेजेंट में ये चल रहा है। 414 प्लानिंग द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें बता रहा है 4141 में जनरल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की प्लानिंग कैसे करनी है। द प्लानिंग ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मस्ट बी कंडक्टेड
मस्ट का मतलब है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी लीव दिस रिक्वायरमेंट। ओके, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस रिक्वायरमेंट को इसको क्विट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। जहाँ पे मस्ट लिखा हुआ है इट्स अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। While planning, the organization must specify the scope of the quality management system, including the product covered and any limitations or exclusions. The organization must recognize external and internal factors relevant to the organization long-term objective and goals. Identify relevant stakeholders and their requirement for the quality management system. The organization must establish the sequence and interaction between the process of the quality management system. The organization must determine and oversee the criteria and method necessary for the efficient operation and control of quality management system processes. The organization must set quality objective, detailing action, resources, responsibility, and time frames and method for monitoring and evaluation. It must address identified risk. It address opportunity for improvement. It must identify key personnel involved in the quality management system. तो ये क्या कह रहा है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की प्लानिंग कैसे करनी है। तो आपको स्कोप लिखना पड़ेगा। कल मैं आपको डॉक्यूमेंट पढ़ाऊंगा स्कोप कैसे लिखते हैं। वहाँ आपको एक्सक्लूजन्स लिखने हैं। सपोज करो आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन में इन्वॉल्व नहीं है, प्रोडक्ट का आप डिज़ाइन नहीं करते हो, कस्टमर ने आपको ड्राइंग दिया, आप कस्टमर की ड्राइंग के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डेवलप करके दे रहे हो, यानी मैन्युफैक्चरिंग करके दे रहे हो, प्रोसेस को डेवलप किया आपने, टूल प्रिपेयर किया, प्रोसेस पैरामीटर सेट किए और आप उसको प्रोडक्ट बना के दे रहे हो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आप डिज़ाइन से रिलेटेड जो क्लॉज आने वाला है आगे इसमें, उस क्लॉज को आप एक्सक्लूजन में दिखा सकते हो। और जो क्लॉज सर्विस से रिलेटेड हैं, जैसे मान लो आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो आप सर्विस का मतलब क्या होता है, मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो किसी चीज़ का, या किसी प्रोडक्ट के बिहाफ पे आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो सर्विस से रिलेटेड जो आपका क्लॉज है उसको भी यहाँ पे एक्सक्लूजन दिखा सकते हो। तो यहाँ बताया है जब आप स्कोप लिखोगे तो उसमें लिखना पड़ेगा स्कोप के अंदर कि इस स्टैंडर्ड में कौन कौन से क्लॉज ऐसे हैं जिन पे हमारी कंपनी के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ये जो पॉइंट है ना, द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एस्टेब्लिश द सीक्वेंस एंड इंटरेक्शन बिटवीन द प्रोसेस। यहाँ प्रोसेस इंटरेक्शन का एक डॉक्यूमेंट बनेगा। जितने भी आपके डिपार्टमेंट में प्रोसेसेस होते हैं, ओके, क्वालिटी, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, टॉप मैनेजमेंट, डिस्पैच, परचेज, सारे प्रोसेस का एक डिटेल बनेगा। उसमें इंटरेक्शन दिखाएंगे हम कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट के साथ में इंटरेक्ट रहता है, क्रॉस लिंक कौन से डिपार्टमेंट का है एक दूसरे के साथ में। तो वो प्रोसेस इंटरेक्शन का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसने यहाँ पे बोला है। एंड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, आपकी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या रिस्क आ सकता है एज पर द प्रोसेस, क्वालिटी, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, ओके, परचेज, डिस्पैच, इन सभी जो भी आपके यहाँ पे प्रोसेस हैं आपके ऑपरेशन में, उस प्रोसेस से रिलेटेड क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। और आपने करेंटली प्रिवेंटिव एक्शन क्या ले रखा है उसको, उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके यहाँ पे पार्ट मैन्युफैक्चरिंग होते समय पार्ट ख़राब बन सकता है, रिजेक्शन बन सकता है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, जॉब सेटअप किया जाता है स्टार्टिंग में, जब प्रोडक्शन स्टार्ट होती है मशीन पे, क्वालिटी वाला अप्रूवल करके देता है। देन उसके बाद हर 2 घंटे में क्वालिटी इंस्पेक्टर चेक करता है कि पार्ट ख़राब ना बने मशीन पर। तो ये हमारे प्रिवेंटिव एक्शन हो गए, करंट कंट्रोल बोलेंगे इनको, ओके। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, प्रोसेस वाइज रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। अभी हम जैसे बात कर रहे हैं कि आपका प्रोडक्शन में ऑपरेटर बीमार हो सकता है, लेबर की शॉर्टेज हो सकती है, तो ये एक रिस्क हो गया। आप इसके लिए क्या करोगे, आप एक्स्ट्रा मैन पावर रखोगे, या किसी, अगर आप आउटसोर्स मैन पावर रखते हो किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ में रहना चाहिए, ठीक है। तो
जो भी रिस्क हैं किसी प्रोसेस से रिलेटेड, उन रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और करंटली आपने क्या एक्शन ले रखा है वो आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट में हाईलाइट करना होता है। 4142 एक्सक्लूजन, जो स्कोप की बात हो रही थी ऊपर, यहाँ इसने एक्सक्लूजन को बता भी दिया कौन कौन सा क्लॉज आप एक्सक्लूड कर सकते हो। तो क्या कह रहा है, इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट एक्टिविटीज़ कवर्ड बाय API Q1 whether internally or through outsourcing, it cannot claim execution of those activities. Excluding certain activities should not impact the organization capability or obligations to deliver product that meet customer and legal standards. If any exclusions are made, the reasoning behind them must be documented. When an organization performs activities addressed by this specification, no claim to exclusions of those activities are permitted. When exclusions are permitted, they are limited to the following section. तो ये क्या बता रहा है एक्सक्लूजन में, इसने बताया कि अगर आपकी कंपनी किसी क्लॉज से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो आपको पूरा जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ दिखा रखा है ना, यहाँ दिखाया इसने 5.4 में डिज़ाइन। तो एक्सक्लूजन में जस्टिफिकेशन क्या देना है, जैसे 5.4 में है डिज़ाइन से रिलेटेड जो क्लॉज रहेगा, 5.4 में ये डिज़ाइन से रिलेटेड जो क्लॉज है इसमें हमें जस्टिफिकेशन ये देना पड़ेगा कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइन, ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एज पर द ड्राइंग गिवन बाय द कस्टमर। ओके, तो एक क्लियर जस्टिफिकेशन हो गया। 564 में बता रहा है ये वैलिडेशन ऑफ प्रोसेस। अब मान लो आप सर्विस से रिलेटेड हो, आप कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो, आप कहीं से परचेज करके और आगे किसी को सेल कर रहे हो या किसी को आप किसी प्रोडक्ट को रेंट पे दे रहे हो, वटेवर जो भी आप कर रहे हो आगे चल के, मगर यू आर नॉट मैन्युफैक्चरर, तो प्रोसेस को वैलिडेशन करना, मेंटेनेंस करना, ये सारी चीज़ आपके स्कोप में नहीं आएगा, बिकॉज यू आर जस्ट प्ले लाइक ए ट्रेडर। नेक्स्ट 5.67 एक्सटर्नली ओन्ड प्रॉपर्टी। अगर बाहर कस्टमर ने कोई आपको प्रॉपर्टी दिया, कोई टूल दिया है या कोई डॉक्यूमेंट दिया है, देन यू आर नॉट ऑथोराइज्ड टू डिस्टर्ब दैट प्रॉपर्टी। आप कस्टमर के डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द कस्टमर। आप कस्टमर के टूल में, डाई में या मशीन में कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। you have no authority to change in design of the product and externally owned property। कस्टमर के द्वारा जो भी आपको प्रॉपर्टी दी गई है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, मशीन, टूल, जी फिक्चर, वटेवर, आप में उसमें कुछ नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये एक्सक्लूजन हमने दिखाया। अगर ये वाला एक्सक्लूजन हम दिखा देंगे। 5.8 टेस्टिंग, मेजरिंग, मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन इक्विपमेंट। आप सपोज करो टेस्टिंग आप आउटसोर्स करवाते हो, कैलिब्रेशन आप आउटसोर्स करवाते हो, तो ये वाला भी आप 5.8 में जो इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो आप एक्सक्लूड कर दोगे, क्योंकि जो चीज़ आप बाहर से करवाते हो आउटसोर्स, तो आप लिख दोगे वी आर कैरिंग दी सर्विसेज फ्रॉम दी आउटसोर्स। समझ आ रहा है क्या एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है रजनीश? हाँ सर। बोलो। नहीं, अभी दोबारा वीडियो देखूंगा तब पता चलेगा। अगर आप डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल हो देन 5.4 को आप एक्सक्लूड नहीं करोगे। ओके। 4151 कम्युनिकेशन। यहाँ कम्युनिकेशन की बात हो रही है। सिस्टम में आपको ये भी दिखाना है कि आप इंटरनली किसी डॉक्यूमेंट को या किसी एक्टिविटी को कम्युनिकेट करना है तो कैसे करोगे, एक्सटर्नल किसी कस्टमर को, किसी शेयर होल्डर को या किसी सप्लायर को कम्युनिकेट करना है तो कैसे करना है। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सेट अप internal communication process. These processes should involve communicating at appropriate level and functions within the organization. The significance of meeting customer, legal and other relevant requirement and outcomes of data analysis. तो कंपनी में आप जो भी कम्युनिकेशन करना चाहते हो उसका मीडिया डिफाइन करना पड़ेगा कि आप ये डॉक्यूमेंट किस किस को कम्युनिकेट करोगे और कैसे करोगे।
ठीक है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे क्वालिटी पॉलिसी की, तो क्वालिटी पॉलिसी आपका इंटरनल कम्युनिकेट भी होना है और एक्सटर्नल भी कम्युनिकेट होना है। इंटरनल कम्युनिकेट करोगे जब आप क्वालिटी पॉलिसी को, तो ये जो क्वालिटी पॉलिसी है ये शॉप फ्लोर में जब आप डिस्प्ले करोगे तो किसको कम्युनिकेट करनी है? वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को। किसके थ्रू करोगे, कैसे करोगे? एम्प्लॉयज़ इनको कम्युनिकेट कैसे करोगे? डिस्प्ले के द्वारा। ठीक है। अगर आपको किसी टॉप मैनेजमेंट को ये कम्युनिकेट करनी है तो कैसे करोगे? मेल के द्वारा। अगर आपको किसी सप्लायर को, स्टेक होल्डर को क्वालिटी पॉलिसी कम्युनिकेट करनी है तो कैसे करोगे? मेल के द्वारा। तो कम्युनिकेशन में हमें एक डॉक्यूमेंट बनाना है। जो डॉक्यूमेंट मैं आपको सारे समझाऊंगा वो सभी कंपनियों में कॉमन होते हैं, बस आपको एडिटिंग करनी है, कंपनी का नेम वगैरह चेंज करना है। ओके। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होंगे जो आपकी प्रोसेस से रिलेटेड ही मैं आपको बता दूंगा, बाकी कुछ 90% डॉक्यूमेंट सारे स्टैंडर्ड होते हैं। तो कम्युनिकेशन मैट्रिक्स आपको बनानी है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल के लिए भी। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में भी वो बता रहा है, जैसे फर्स्ट पॉइंट पे, हैंडलिंग इंक्वायरीज, कॉन्ट्रैक्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड एनी मॉडिफिकेशन। मान लो आपको ऑर्डर प्रोसेस करना है, ऑर्डर प्लेस करना है, ऑर्डर में कुछ आपको चेंजिंग करना है, परचेज ऑर्डर वगैरह में, या कुछ मॉडिफिकेशन बोले तो चेंजेस। ओके। कुछ सप्लायर से कोई इंक्वायरी लेनी है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराना है, तो ये सारी चीज़ें मेल के थ्रू हो सकती हैं। ओके। और फिजिकल मीटिंग के द्वारा भी किया जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन एंड प्रोडक्ट क्रिएशन। जब प्रोडक्ट जब बनाया जाता है, प्रोडक्ट जब डेवलप किया जाता है, उस समय पर आप APQP वगैरह बनाओगे, प्रोजेक्ट प्लान करोगे, तो वो आप मेल के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हो और हार्ड कॉपी के साथ मीटिंग के द्वारा भी कम्युनिकेट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट डिटेल इंक्लूडिंग एनी नॉन कन्फर्मिटी। कोई पार्ट अगर ख़राब बन जाता है, कस्टमर एंड पे कोई कस्टमर कंप्लेंट आ गया, या सप्लायर से कोई पार्ट ख़राब आ गया, तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे उसको? वाया टेलीफोन, वाया मेल। तो लीगल इज़ द वाया मेल। शेयरिंग क्वालिटी प्लान एंड एनी सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट। आपने उसको कोई क्वालिटी प्लान भेजा, कोई डॉक्यूमेंट भेजा है, या प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई क्वालिटी प्लान, APQP का प्लान भेजा है, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग का कोई प्लान भेजा है आपने, तो ये आप मेल के थ्रू कर सकते हो। तो बताया है, कुछ एक्टिविटीज़ उसने सजेस्ट किए हैं यहाँ। ओके। ऐसा नहीं है कि इन्हीं सिर्फ इतनी एक्टिविटी को ही हमें डालना है। जनरल हम जो भी एक्टिविटी अपनी कंपनी में करते हैं वो सभी एक्टिविटीज़ कम्युनिकेशन मैट्रिक्स में इंक्लूड होनी चाहिए, जो मैं कल आपको समझाऊंगा। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी 421। Top management must show leadership and dedication to setting up, implementing, maintaining, and enhancing the quality management system by endorsing the creation of quality objective at relevant function and levels within the organization। तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो बात क्या कर रहा है? मैनेजमेंट जो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट है, इंक्लूडिंग इंजीनियर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, टॉप मैनेजमेंट, ओके, इंक्लूडिंग वर्कर, इन सब का आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स कि क्वालिटी इंजीनियर क्या काम करेगा, मैनेजर क्या काम करेगा, ऑपरेटर क्या काम करेगा, क्वालिटी इंस्पेक्टर क्या काम करेगा, इन सब का आपके पास क्या होना चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट होना चाहिए। जैसे ऑपरेटर वगैरह का तो खाली आपका डेली वर्क मैनेजमेंट, जो डेली का वर्क है ही है उसका, बस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डॉक्यूमेंटेड की जाती हैं वो आपका मैनेजमेंट के साथ में, मैनेजमेंट वाले लोगों की जाती हैं, जैसे इंजीनियर, मैनेजर, सुपरवाइजर, इन सब लोगों की। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, तो क्या अंतर है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी में? द ड्यूटीज, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन quality management system must be clearly outlined, documented and communicated across the organization। तो जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट बना रखा है डेजिग्नेशन वाइज, सबको क्या करना है? कम्युनिकेट करना है, सबको हैंडओवर देना है कि भाई तुम्हारा ये काम है पर डे। ये HR वाले का काम होता है, वैसे HR वाला हैंडओवर दे देता है सबको। नहीं है तो फिर कंपनी में जब कोई बंदा, जो HODs होते हैं, वो अपने
अपने एसोसिएटेड जो इंजीनियर हैं, जो सुपरवाइज़र वगैरह हैं या ऑपरेटर हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट वो खुद बना के उनको डिस्प्ले करते हैं और समझाते भी हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है डेली वर्क आपको क्या क्या करना है, और अथॉरिटी का मतलब क्या है, पावर। अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर। तो डिसीजन मेकिंग पावर मतलब जैसे आप क्वालिटी में हो, पार्ट खराब निकल रहा है मशीन से, तो ये आपको अथॉरिटी है, यू कैन स्टॉप द मशीन। अगर आप प्रोडक्शन में हो, ऑपरेटर काम नहीं कर रहा है, देन आपको ये अथॉरिटी है, यू कैन फायर द ऑपरेटर। तो ये सब जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो अथॉरिटी कहलाती है। 4.2.3 मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव। ये 4.23 मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव आईएसओ और आईएटीएफ जो आईएसओ जो स्टैंडर्ड है उनमें से इसको मैंडेटरी नहीं बताया है, मगर एपीआई के सेक्शन में उन्होंने मस्ट वाली लाइन में दिखा रखा है मैंडेटरी। द टॉप मैनेजमेंट must appoint and retain a number of the organization's management who regardless of other duties hold responsibility and authority that involve guarantee compliances of the quality management system with the requirement of this specification, stabilizing, implementing and maintaining process necessary फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये छूट गया यहाँ से। ओके, तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है एमआर। एमआर की फुल फॉर्म है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव। एपीआई Q1 के स्टैंडर्ड में इसको मैंडेटरी बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन को एक सेपरेट ऐसा बंदा रखना चाहिए जिसकी ड्यूटी रहेगी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट कराना, सारे डॉक्यूमेंट को, कोई ऑडिट वगैरह होती है कस्टमर की उसको फेस करना, इंटरनल ऑडिट करना और टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का अध्ययन हो रहा है कि नहीं हो रहा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आगे जो एक MRM आएगा, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, वो MRM भी MR कंडक्ट करता है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट का सिस्टम जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट वही इम्प्लीमेंट कर सकता है जिसको नॉलेज है। अब जैसे आपको अगर आपको समझ आ जाएगा सारा कुछ और अपने आप से आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग मेहनत कर लोगे तो आप MR का काम भी कर सकते हो किसी कंपनी में। ओके, आज जैसे क्वालिटी भी देख रहे हो, साथ में QMS का भी देख रहे हो, तो आप MR प्लस क्वालिटी मैनेजर, क्वालिटी इंजीनियर, इस तरीके का रोल प्ले आप कर सकते हो। तो MR का काम यही है, IAT जो API के अकॉर्डिंग जो भी स्टैंडर्ड है वो उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन इम्प्लीमेंट करना, लोगों को अवेयरनेस कराना, ट्रेनिंग वगैरह देना, इंटरनल ऑडिट करना, कस्टमर से ऑडिट फेस करना, API जो थर्ड पार्टी से जो आपने सर्टिफिकेशन ले रखा है API का, वहाँ से ऑडिट रहेगी आपकी हर साल, जिसे सर्विलेंस ऑडिट बोलते हैं, उसे भी आपका MR ही हैंडल करता है। 4.3 ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी, रिसोर्सेस एंड नॉलेज। अब ये बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेबिलिटी है वो कैसे इम्प्रूव होती है, तो उसके लिए रिसोर्सेस क्या क्या हैं। तो सबसे रिसोर्सेस की बात कर रहा है ये, जैसे द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट आइडेंटिफाई एंड एलोकेट द नेसेसरी रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट, मेंटेन एंड एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेबिलिटी है वो डिपेंड करती है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कौन इम्प्लीमेंट कर सकता है, नॉलेज वाला बंदा। तो ये नॉलेज क्या कह रहा है ये 4312 में, द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट आइडेंटिफाई द एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड टू सस्टेन द ऑपरेशन ऑफ इट्स प्रोसेस एंड इंश्योर द कंसिस्टेंट conformity of its product. This knowledge should be preserved and accessible as per the organization discretion। तो बता रहा है कि जो नॉलेज है आप किसी एक्सपर्टाइज के थ्रू ले सकते हो। कंपनी में जब मैनेजर वगैरह या कोई क्वालिटी इंजीनियर हायर किया जाता है तो वो उनके पास एक जॉब डिस्क्रिप्शन रहती है डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग। तो HR वालों को वो JD दे दिया जाता है। जब HR वाले किसी कैंडिडेट को कॉल करते हैं तो JD के अकॉर्डिंग करते हैं कि आप हमें मैनेजर के लिए रिक्वायरमेंट है और हमारी ये इसकी JD है, आपको इन सब पे नॉलेज होनी चाहिए। तो ये वो अगर आपका CV उसके साथ मैच कर रहा है तो कॉल करेंगे, फिर आपका जो है शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा CV इंटरव्यू के लिए। तो नॉलेज की बात कर रहा है कि जो नॉलेज जो डिपेंड करती है एम्प्लॉय की एक्सपर्टाइज पे करती है,
क्योंकि एक्सपर्टाइज जो बंदे होंगे, परफेक्ट जो बंदे रहेंगे, जैसे कंपनियां सेम प्रोसेस वाले बंदे को ज़्यादा प्रीफर करती हैं। उसे पड़ता है जो बंदा सेम प्रोसेस से आया है वो जल्दी से हमारी प्रोसेस को अडॉप्ट कर लेगा, हमारी क्वालिटी को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करेगा और हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करेगा। तो जैसे अगर आपका ऑयल एंड गैस से रिलेटेड ड्रिलिंग इक्विपमेंट कंपनी में जॉब करते हो तो ऑयल एंड गैस वाली कंपनी में आपके लिए स्कोप बढ़ जाएंगे इंडिया के अंदर, और आउट ऑफ कंट्री के लिए भी बढ़ जाएंगे। आपके पास जो कॉल है वो गल्फ़ कंट्री से आने लग जाएगी, जैसे कतर हो गई, साउथ अफ्रीका हो गया, दुबई हो गया, इन सब ये गल्फ़ कंट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो यहाँ नोट में इसने क्या बताया है, नॉलेज में बी गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस, स्टडी, ट्रेनिंग, लेसन लर्न, बेस्ट प्रैक्टिस और अदर मीन्स। ये बताया कि अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आपको एक्सपीरियंस, जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है उससे आपकी नॉलेज इंप्रूव होती है, स्टडी करने से इम्प्रूव होती है, ट्रेनिंग लेने से इम्प्रूव होती है जो आप मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हो, और लेसन लर्न, आपके साथ में क्या ऐसा घटना घटी है उससे भी आपको लेसन लर्न होता है। ओके, तो जितनी भी आप बेस्ट प्रैक्टिस करोगे और जितना आपका अपने सीनियर से सीखोगे, ट्रेनिंग से सीखोगे, कस्टमर एंड पर जाके भी सीखने को मिलता है, सेमिनार अटेंड करने से नॉलेज मिलती है, वो सारे सोर्सेज उसने यहाँ पे बताए हुए हैं कि आप अपनी नॉलेज को इस तरीके से बढ़ा सकते हो। ओके, जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो ये ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी इंप्रूव होगी। 4322 ट्रेनिंग, तो ये आपका ट्रेनिंग से रिलेटेड है। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इस्टेब्लिश एंड अपहोल्ड ए ट्रेनिंग प्रोसीजर। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट आइडेंटिफाई द कंटेंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ नेसेसरी ट्रेनिंग। The organization must provide training on the quality management system. It must provide job specification, okay, job specific training, including raising awareness among personnel about the significance of their task and their contribution of achieving the organization's quality objective. It must offer customer specified or customer provided training when necessary. It must assess the effectiveness of the training. It must document the required training record. Records of personal training must be retained. तो यहाँ बता रहा है वो, आप कंपनी के अंदर ट्रेनिंग का प्रोसीजर बनेगा, ट्रेनिंग के प्रोसीजर के साथ में ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन, TNI का एक डॉक्यूमेंट होता है कि एम्प्लॉय को, कौन कौन से एम्प्लॉय को क्या क्या ट्रेनिंग चाहिए। जैसे आप मान लो क्वालिटी में काम करते हो और आपका HR वाले आपको ट्रेनिंग दिलाना चाहते हैं, वो पूछेंगे कि आपको कौन से टॉपिक पर ट्रेनिंग लेनी है, तो वो आपके लिए क्या हो गई, ट्रेनिंग नीड। तो वो ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफाई करते हैं, एम्प्लॉय से पूछेंगे कि क्वालिटी वाले को क्या ट्रेनिंग चाहिए, प्रोडक्शन वाले को क्या ट्रेनिंग चाहिए, तो एक ट्रेनिंग टॉपिक का लिस्ट जो है वहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगा। फिर उस ट्रेनिंग TNI से ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन की जो लिस्ट तैयार हो जाएगी, वहाँ से एक ट्रेनिंग का प्लान बन जाएगा, एनुअल ट्रेनिंग प्लान। सपोज करो पूरी कंपनी में 20 ट्रेनिंग टॉपिक कलेक्ट हो गए HR वाले के पास में, तो HR वाला एक ट्रेनिंग प्लान बनाएगा कि अप्रैल के महीने में 4 ट्रेनिंग करवाऊंगा, मई के महीने में 4 ट्रेनिंग करवाऊंगा, जून के महीने में 4 ट्रेनिंग करवाऊंगा। तो जब भी वो ट्रेनिंग करवाएगा तो उन्हीं लोगों को बुलाएगा उस ट्रेनिंग पे जिन लोगों का नाम है, जिन लोगों ने उस ट्रेनिंग टॉपिक के ऊपर लिख के दिया था कि मुझे ट्रेनिंग टॉपिक ये चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी ट्रेनिंग टॉपिक पे वो सभी को उठा के ले आएगा। तो जो नॉमिनेशन होते हैं टॉपिक के ऊपर उन्हीं को ही बुलाया जाता है ट्रेनिंग के टाइम पे। ट्रेनिंग अटेंडेंस भी लगाते हैं वो लोग, रिकॉर्ड रखते हैं HR वाले, और इफ़ेक्टिवनेस ट्रेनिंग का टेस्ट पेपर बनाया जाता है और उनसे टेस्ट लेते हैं। क्या इनको टेस्टिंग का क्राइटेरिया भी होता है कि 60% वाला पास होगा, 50% से नीचे वाला फेल हो जाएगा। तो इस तरीके का जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया अगर मीट कर लेता है वो एम्प्लॉइज, इट मीन्स उसको ट्रेनिंग समझ आ गई है। वो जो ट्रेनिंग है आपके प्रोसेस से रिलेटेड और आपका जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उससे रिलेटेड लिंक होती हैं। नेक्स्ट मैं आपको 433 कल पढ़ाऊँगा नेक्स्ट क्लास में। अभी तक जो डॉक्यूमेंट तैयार हुए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार हुए हैं आपके, ट्रेनिंग का हुआ है। इसमें आपका TNI बनेगा, ट्रेनिंग प्लान बनेगा, ट्रेनिंग प्रोसीजर बनेगा, इफेक्टिवनेस बनेंगे, टेस्ट पेपर्स जो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट और कल क्या रहेगा इसके अंदर, उसमें प्रोसेस इंटरेक्शन, प्रोसेस का जो इंटरेक्शन अभी हमने ऊपर बात करी थी, स्कोप,
स्कोप कैसे लिखना है, एक्सक्लूजन्स वगैरह क्या क्या रहेंगे, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी का आपको चार्ट बनाना है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, ये सारे डॉक्यूमेंट अभी तक यहाँ पे बनेंगे जो मैं कल आपको पढ़ा दूंगा।